सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी राजा और साम्राज्य भाग 2 पाठ के इस नए सत्र के लिए तैयार हैं। पिछले पाठ में हमने नए राजवंशों के उद्भव के बारे में सीखा था। आज के पाठ में हम राज्यों के शासन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए चौल साम्राज्य के शासन का अन्वेषण करें, यानी पता लगाएं। मंदिर और कांस्य मूर्तियां। कृषि और सिंचाई। साम्राज्य का प्रशासन। इस सत्र के मुख्य विषय की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं मुख्य शब्दों पर। सभा, हिंदू समाज में स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई। नाडु, गांवों के समूह बड़ी इकाइयों का निर्माण करते थे जिन्हें नाडु कहा जाता था। ब्रह्मादय, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला उपहार। संकल्पना मानचित्र। चौल राजवंश दक्षिण एशियाई इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। आइए हम देखेंगे कि उन्होंने शासक के रूप में सफलता कैसे प्राप्त की। उरैयूर से तंजावुर तक। अब हम जानेंगे कि चौल राजा सत्ता में कैसे आए। एक छोटा लेकिन प्रभावशाली परिवार कावेरी डेल्टा पर शासन करता था, जिसे मुत्तरैयर कहा जाता था। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। विजयालया, जो उरैयूर के प्राचीन चोलों के प्रमुख परिवार से रिश्ता रखते थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयर से डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तंजावुर में एक शहर और देवी निशुंबा सुदिनी के मंदिर का निर्माण किया। राजराजा प्रथम, जिन्हें सबसे शक्तिशाली चौल शासक माना जाता था, 985 सामान्य युग में राजा बने और अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठित किया। राजराजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उन्हीं की नीतियों को जारी रखा और यहाँ तक कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इन अभियानों के लिए एक नौसेना का भी विकास भी किया। मंदिर और कांस्य प्रतिमाएं।
राजराजा और राजेंद्र द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगईकोंड चोलापुरम के भव्य मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला की प्रभावशाली कृतियां हैं। चोल मंदिर उन शहरों के केंद्र की तरह थे जो उनके आसपास बनने लगे थे। इन मंदिरों में बनी कांस्य मूर्तियां चोल कला की अद्वितीयता को प्रदर्शित करती हैं। मंदिर हस्तशिल्प उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। मंदिर केवल पूजा के स्थान ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों का महत्व। शासकों और अन्य लोगों ने मंदिरों को भूमि प्रदान करते थे, जिसका उपयोग पुजारियों, माला बनाने वाले, रसोइयों, संगीतकारों और नर्तकियों जैसे विशेषज्ञों का समर्थन करने के लिए किया जाता था, जो आसपास ही काम करते थे और निवास रहते थे। मंदिरों में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण एक विशेष शिल्प था। चोल के ज़माने की कांस्य प्रतिमाओं को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अधिकांश प्रतिमाएं देवताओं की थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी बनाई गई थीं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां नए कृषि विकास के कारण ही संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। यह धाराएं अक्सर उमड़ जाती हैं और अपने किनारों पर उर्वरक मिट्टी को छोड़ जाती हैं। इन धाराओं का पानी कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर चावल उगाने के लिए। तमिलनाडु में कृषि का विकास 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुआ। बड़े पैमाने पर खेती के साथ शुरू हुआ। जंगलों को साफ किया गया, भूमि को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए गए, नहरें बनाई गईं ताकि खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, और कई क्षेत्रों में 2 फसलें उगाई गईं। फसलों को अक्सर सिंचाई के तरीकों से, जैसे कि कुओं की खुदाई या टैंकों के निर्माण के माध्यम से कृत्रिम पानी की आवश्यकता होती थी। अधिकांश नए शासकों के साथ साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। साम्राज्य का प्रशासन। आइए देखें कि चोल साम्राज्य में प्रशासन कैसे व्यवस्थित किया गया था। राजा के पास मंत्री और एक मजबूत सेना थी। साम्राज्य को मंडपम, वलनाड और नाडु में विभाजित किया गया था। किसान, जिन्हें ऊरू कहा जाता था, सिंचाई खेती के साथ समृद्ध थे। ऐसे गांवों के समूह बड़े इकाइयों का निर्माण करते थे, जिन्हें नाडु कहा जाता था, जो न्याय और कर जैसे प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे।
वेल्लालर जाति के धनी किसानों ने केंद्रीय चोला सरकार के पर्यवेक्षण में नाडु के मामलों को प्रभावित किया। चोला राजाओं ने धनी जमींदारों को मूवेंदवेलन यानी कि 3 राजाओं की सेवा करने वाले और अरैयर जैसे खिताब दिए, जो सम्मान दिखाते थे और उन्हें राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्राप्त होता था, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्राह्मण बस्तियां कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के अन्य भागों में थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखभाल प्रमुख ब्राह्मण भूमिधारकों की एक सभा या सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलता से काम करती थीं। उनके निर्णयों को शिलालेखों में अक्सर मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर विस्तार से दर्ज किया जाता था। नगरम नामक व्यापारी संघ कस्बों में प्रशासनिक कर्तव्यों को संभालते थे। उत्तरामेरूर, जो तमिलनाडु में है, उनके शिलालेखों से पता चलता है कि सभा का संरचित संगठन है, जिसमें विभिन्न कार्यों जैसे सिंचाई, उद्यान और मंदिरों की देखरेख करने वाली समितियां थीं। इन समितियों में शामिल होने वाले लोगों के नाम छोटे ताड़ के पत्तों की टिकटों पर लिखा जाता था। इन चिट्ठियों को एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। फिर एक युवा लड़के को चुना जाता था, जो एक एक करके प्रत्येक समिति के लिए एक टिकट निकालता था। संभावित सदस्यों का चयन एक युवा लड़के द्वारा एक बर्तन में रखे ताड़ के पत्ते की चिट्ठियों से उनके नाम निकालकर किया जाता था। शिलालेख राजाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 12वीं शताब्दी की तमिल रचना पेरिय पुराणम साधारण पुरुषों और महिलाओं के जीवन में एक झलक प्रदान करती हैं। समाप्ति। आज के सत्र में हमने सीखा कि चोला ने दक्षिण भारतीय कृषि का विकास किया और कांस्य प्रतिमाओं के साथ मंदिरों का निर्माण किया। और एक मजबूत सेना और नौसेना का भी निर्माण किया। धन्यवाद। अधिक पाठों के लिए जुड़े रहें।